लेकिन अभी वो इस राहदारी में थोड़ी दूर चली होगी कि उसके कानों में पैरों की चाप सुनाई दी। राहदारी में कदरे नीम तारीकी सी थी। उसने नज़दीक के दरवाजे पर दबाव डाला और दरवाज़ा खुल गया। वो फुर्ती से दरवाजे के अंदर हो गई। कमरा तारीक था। वो दरवाजे के साथ खड़ी हो गई कि पैरों की चाप नज़दीक आ गई। उसने दरवाजे की झरी से देखा, ये वही तीसरा नौजवान था जो बाहर वाले दरवाजे के बाहर खड़ा खड़ा था। वो तेज़ से इस कदम रखता हुआ वापस चला गया। मादाम ने एक लम्हे के लिए बाहर का इरादा किया, लेकिन फिर वो सोचकर वो मुड़ी। उसने जेब से निपल टार्च निकालकर जलाई। कमरा खाली था। उसने पेंसिल टार्च से तमाम कमरे की तलाशी ले डाली। फिर उसके मुंह से दरार दरार रूप देकर इत्मीनान की एक तवील सांस निकल गई, क्योंकि वार्डरोब जनाने कपड़ों से भरी हुई थी। वो बाथरूम में घुस गई। उसने बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया। तकरीबन 2 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से हिला और फिर 2 राइफल वालों ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कमरा खाली पाकर वो वापस मुड़ गए। उसके बाद उसे बाथरूम में बंद हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। 2 घंटे बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला। इस बार अंदर दाखिल होने वाली एक नौजवान लड़की थी, जिसके चेहरे से थकन के आसार नुमाया थे। उसने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और फिर अलमारी के करीब जाकर स्कर्ट उतारने लगी। स्कर्ट उतारकर उसने जल्दी से वार्डरोब में फेंक दिया। फिर वो मुड़कर बाथरूम की तरफ चली। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। मादाम दरवाज़ा की आड़ में हो गई। लड़की ने मुड़कर दरवाज़ा बंद नहीं किया, बल्कि वो सीधी शावर की तरफ चली। मादाम ने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर अचानक उसकी पुश्त से लगा दी और साथ ही क्रख्त आवाज़ में बोली, हैंड्स अप। लड़की के मुंह से एक हल्की सी आवाज़ से भरपूर चीख निकली। वो तेज़ी से मुड़ी, लेकिन अपने सामने एक नकाब पोश को हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा देखकर उसका रंग जर्द पड़ गया। आंखें खौफ से फट गईं। हाथ ऊंचे करो, मादाम ने दोबारा उसे डांटते हुए कहा। लड़की ने तेज़ी से हाथ ऊंचे कर लिए। बाहर कमरे में चलो, मादाम ने उसे कमरे की तरफ चलने का इशारा करते हुए कहा। लड़की ने हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की। बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगी, मादाम ने इंतहाई तेज़ लहजे में कहा। मार दो, मगर तुम औरत हो। लड़की वाकई ज़हीन थी, जो मादाम के फ़िक्रे को इस हालत में भी पिकअप कर गई। और फिर उसे यकीन हो गया कि रिवाल्वर वाली वाकई औरत है, क्योंकि अब उसने गौर से उसके जिस्म की जिसामत देखी थी। न जाने मद्दे मुकाबिल औरत को पाकर उसका खौफ कदरे क्यों कम हो गया। फिर वो चुपचाप बड़े कमरे में आ गई। मादाम बिस्के पीछे थी। कमरे में आकर मादाम ने उसे दीवार की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया। लड़की चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। मादाम ने फुर्ती से रिवाल्वर जेब में डाला और फिर जेब से पतली रस्सी का एक गुच्छा निकाल कर आगे बढ़ी। दूसरे लम्हे लड़की मादाम की बाजुओं की गिरफ्त में थी। लड़की ने अपने आप को छुड़ाने की बेहद कोशिश की, लेकिन मादाम औरत होने के बावजूद काफ़ी ताकतवर और उससे कहीं ज़्यादा चुस्त थी। चंद लम्हे की ज़ोर आजमाई के बाद मादाम उसे फर्श पर गिराने में कामयाब हो गई। उसने उसके दोनों बाजू पुष्ट पर कसकर बांध दिए और फिर पैर भी बांध दिए। उसे उठाकर उसने सोफे पर डाल दिया और खुद कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठ गई। लड़की, अगर तुम सिसक सिसक कर मरना नहीं चाहती हो तो मुझे अपने मुतालिक तफसील से बताओ, मादाम ने तलह और तेज़ लहजे में कहा। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे खोलो, लड़की ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। बकवास मत करो, मादाम ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। लड़की के मुंह से चीख निकल गई। अगर अब तुमने ज़ुबान ना खोली तो मादाम ने अचानक जेब से एक लंबा सा चाकू निकाल कर खोल दिया। लड़की सिसकियाँ लेकर रोने लगी। मैं इस चाकू से तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें निकाल दूंगी, मादाम ने चाकू की नोक उसकी आंखों की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, ठहर जाओ, मेरी आंखें मत निकालो, पूछो, मैं सब बता दूंगी, लड़की ने सिसकियाँ लेते हुए कहा। चाकू की नोक अपनी आंखों की तरफ बढ़ती देखकर उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। तुम्हारा नाम क्या है? रहीका, लड़की ने जवाब दिया। तुम यहाँ क्या काम करती हो? मैं यहाँ ऑपरेटर हूँ। किस शोबे में? और रबीका ने उसे शोबा बतला दिया। चंद लम्हे बाद मादाम ने रबीका से तमाम तफसीलात पूछ ली। फिर अचानक उसने जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। क्या? लड़की रिवाल्वर को देखकर जर्द पड़ गई। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए मौत का बायस है, तुम्हें मर जाना चाहिए, मादाम ने सर्द आवाज़ में कहा। नहीं नहीं, रबीका का फिक्रा पूरा होने से पहले मादाम के साइलेंसर लगे हुए रिवाल्वर से गोली निकली और रबीका की पेशानी में सुराख हो गया। मादाम ने झपट कर रबीका को हाथों पर उठाया और फिर उसे फुर्ती से ले जाकर बाथरूम में बड़े टब में डाल दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि रबीका के जिस्म से बहने वाला खून सोफे पर धब्बे न डाल दे। मादाम रबीका चंद लम्हे तक तड़पने के बाद ठंडी हो चुकी थी। टब उसके खून से सुरख हो चुका था। खून निकलना बंद हो चुका था। मादाम ने अपनी बदलून की जेब से एक मेकअप बक्स निकाला। ये एक छोटा लेकिन जदीद तरीन मेकअप बक्स था। मादाम शायद शुरू से ही हर किस्म की तैयारी करके निकली थी। उसने फुर्ती से रबीका का मेकअप अपने चेहरे पर करना शुरू कर दिया। तकरीबन आध घंटे बाद वो फारिग हो चुकी थी। मादाम मेकअप के फ़न में माहिर थी। मेकअप से फारिग होने के बाद वो रबीका की लाश के मुतालिक ये सोचने लगी कि उसे किस तरह ठिकाने लगाया जाए। आहर उस बेरहम मगर अय्यार जहन में एक तजवीज़ आ गई। उसने जेब से चाकू निकाला, फिर उसी टब में ही मुर्दा रबीका के जिस्म के टुकड़े करने लगी। मादाम बज़ाहिर औरत ही थी, लेकिन ये अमल शाहिद था कि उसके जिस्म के अंदर दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है।
वो बड़े इत्मीनान और सुकून से रेबिका की लाश को तेज़ चाकू की मदद से टुकड़े कर रही थी। तकरीबन 1 घंटा तक वो लाश पर चाकू चलाने में मसरूफ़ रही। 1 घंटे के बाद टब इंसानी गोश्त के छोटे-छोटे टुकड़ों लोथड़ों से भरा हुआ था। उसे वार्डरोब से एक छोटी सी हथौड़ी भी मिल गई, जिसकी मदद से उसने रेबिका की हड्डियां भी रेज़ा-रेज़ा कर दी। फिर उसने फ्लैश की गटर पर लगी हुई जाली हटाकर एक तरफ कर दी और गोश्त के टुकड़े गटर में डालने लगी। काफ़ी सारे टुकड़े डालकर वो पानी खोल देती। पानी इंसानी गोश्त के टुकड़ों को बहाकर ले जाता। इसी तरह उसने टब खाली कर दिया। उसने दोबारा गटर के दहाने पर जाली लगा दी। फिर टब पर गर्म पानी का नल खोल दिया। टब में पानी भरना शुरू हो गया। उसने हाथों से मल कर अच्छी तरह टब को साफ़ किया। फिर टब साफ़ करने का पाउडर का डिब्बा उठाकर उसने टब में छिड़का। इस पाउडर से टब से होने के मामूली से मामूली धब्बे भी साफ़ हो गए। उसने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया और फिर वो कपड़े उतारने लगी। उसने अपने जिस्म पर पहने हुए तमाम कपड़े उतारकर वार्डरोब के निचले खाने में फेंक दिए और खुद मरहुमा रेबेका को गोंद पहनकर बिस्तर पर दराज हो गई। अब वो मुकम्मल तौर पर रेबेका का रूप दहाड़ चुकी थी। इमरान के जाते ही सफदर बिस्तर पर दराज हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा था कि जापानी लड़की जो इमरान के मुतालिक इतनी शुद्ध मुझसे पूछ-गुछ कर रही है वो कौन है, और आया यही असल मुजरिम है या असल मुजरिम कोई और है। वैसे उसका अपना ख्याल ये था कि असल चक्कर कुछ और है, और इस वक्त कोठी का इस तरह खाली होना भी इस बात की दलील थी कि मुजरिमों का ग्रोह किसी और मकसद के पीछे सरगर्म अमल है। इमरान पर हमले सिर्फ एक तरफ से हैं। उन्हीं ख्यालात में गुम आखिरकार उसे नींद आ गई। उसकी नींद इस वक्त खुली जब उसे दरवाज़ा बाहर से खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली और रेस्टोरेंट पर नज़र डाली तो सुबह के 8 बज गए थे। दरवाज़ा खोलो और एक इंतहाई खूबसूरत जापानी लड़की एक और जापानी नौजवान की हमरा, जिसने हाथ में बीन गन पकड़ी हुई थी, अंदर दाखिल हुई। मिस्टर फारूक, गुड मॉर्निंग, लड़की ने मुस्कुराते हुए सफदर से कहा। सफदर खामोश रहा, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। देखिए, आप मुझे सख्ती पर मजबूर ना कीजिए, शराफत से इमरान का मौजूदा पता बतला दें। लड़की ने बागौर सफदर की आंखों में देखते हुए कहा। यकीन कीजिए, मुझे इमरान के मौजूदा पते का इल्म नहीं। सफदर ने इमरान के बताए हुए फारूक के लहजे में कहा। अचानक मादाम बासाशी की नज़र सफदर की कलाई के पर बंधी हुई घड़ी पर पड़ गई। वो घड़ी देखकर ज़ोर से चौंकी, क्योंकि वो साफ पहचान गई कि ये वो घड़ी नहीं जो फारूक के हाथों पर बंधी हुई थी। आप उसे गलत ही समझिए या जल्दबाजी का नतीजा कि उन्होंने कपड़े तब्दील करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ घड़ियाँ तब्दील नहीं की थी। सफदर ने उसे चौंकता ज़रूर देखा, लेकिन वो समझ नहीं सका कि लड़की किस चीज़ पर चौंकी है। फ़ारूक कहाँ है? लड़की की आवाज़ में सख्ती आ गई। क्या मतलब ये कि आप कौन हैं और फ़ारूक कहाँ है, जिसे कल यहाँ कैद किया गया था? लड़की की आवाज़ में सख्ती बढ़ती जा रही थी। लड़की के मुंह से ये फिक्रें सुनते ही उसके साथ खड़े हुए नौजवान ब्रेनगन जल्दी सीधी की। मैं फ़ारूक हूँ, पांग उन्हें रूम नंबर 3 में ले चलो। अचानक लड़की ने साथ खड़े नौजवान को हुक्म देते हुए कहा। चलो मिस्टर। पांग ने सफदर को उठने का इशारा किया। सफदर चुपचाप बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मादाम पहले ही कमरे से बाहर थी। सफदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। ब्रीन गन वाला उसके पीछे आ गया। सफदर जब दरवाजे के करीब पहुंचा तो अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। मादाम दरवाजे की एक तरफ खड़ी उसे जाता बागौर देख रही थी। सफदर जब उसके करीब से गुजरा तो अचानक उसने बिजली की तरह लिपक कर मादाम को झपट कर अपने आगे कर लिया। मादाम काफ़ी तड़पी, लेकिन गिरफ्त सफदर की थी, जिसे इस मामले में चोंग के नाम से पुकारा जाता था। बहरहाल पांग अब शशोपंज में फंस गया। सफदर का एक बाजू अचानक मादाम की गर्दन से लिपट गया। उसने बाजू की गिरफ्त तंग करनी शुरू कर दी। अपने आदमी से कहो कि ब्रेन गन फेंक दे, वरना मैं गर्दन तोड़ दूंगा, सफदर ने गुर्राते हुए कहा। मादाम क्या है आंखें बाहर निकलने लगी, लेकिन वो खामोश रही। सफदर ने कुछ सोचकर गिरफ्त ज़रा ढीली कर दी। पांग अभी तक ब्रेन गन हाथ में लिए कश्मकश में मुब्तला था। सफदर ने जब इस तरह दराल गलती ना देखी तो गिरफ्त को और ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। अचानक मादाम के गले से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। पांग, ब्रेन गन नीचे फेंक दो। मादाम ने पांग को कहा और पांग ने ब्रेन गन नीचे फेंक दी। 10 कदम पीछे हट जाओ, सफदर साम की तरफ हंकारा। पांग ने गैर एख्तियारी तौर पर सफदर के हुक्म पर अमल किया और 10 कदम पीछे हट गया। सफदर मादाम को लेकर आगे बढ़ा और ब्रेन गन के करीब पहुंचकर अचानक उसने मादाम को जोर से पांग की तरफ धकेला। मादाम एक झटके से पांग पर जा पड़ी। सफदर फुर्ती से गन उठाई। अब तुम दोनों हाथ ऊंचे कर लो, वरना अभी भून कर रख दूंगा, सफदर ने उन्हें हुक्म देते हुए कहा। और दोनों ने खामोशी से हाथ ऊंचे कर लिए। लड़की, बताओ तुम्हारी इमरान के साथ क्या दुश्मनी है? वो मेरा महबूब है, उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, फिर बेवफाई करके भाग गया। मैं हर कीमत पर उससे मिलना चाहती हूँ, मादाम ने दुश्मनी की वजह बतलाते हुए कहा। और सफदर दुश्मनी की वजह सुनकर अपने कहकहे पर काबू ना पा सका। उसके ज़ोरदार कहकहे से कमरा गूंज उठा। ठीक ठीक बतलाओ, तो मुझसे ज़्यादा अली इमरान को नहीं जानती। सफदर ने कहा। मैंने सही बताया है, मादाम ने इत्मीनान से कहा। अचानक पांग को न जाने क्या सूझी कि वो अपनी जगह से उछलकर सफदर पर आने लगा। सफदर ने बेदरीक ट्रैगर दबा दिया। गोलियों की बौछार हुई और पांग का जिस्म हवा में कलाबाजियां खाता चला गया।
और फिर धप से फर्श पर आ गिरा। उसके जिस्म में अनगिनत सुराख हो चुके थे। ये तुमने क्या किया? मादाम चीख उठी, मगर सफदर ने उसके चीखने की कोई नोटिस ना लिया। अब सही सही बतला दो वरना तुम्हारा भी यही हश्र होगा। सफदर ने गिराते हुए कहा। पांग ठंडा हो चुका था। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इमरान का पता मालूम करने का हुक्म मिला था, मादाम ने रोते हुए कहा। क्या मतलब? तुम्हें ये हुक्म किसने दिया था? सफदर उलझ गया। मादाम बासाशी ने, लड़की ने रोते हुए कहा। लेकिन पांग तुम्हें भी मादाम के नाम से पुकार रहा था, सफदर ने उलझन आमेज लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे अचानक उसे इतनी जोर का धक्का लगा कि वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। ब्रेन गन उसके हाथ से छूट गई, जिसे मादाम ने फुर्ती से उठा लिया। सफदर तेजी से फर्श पर से उठा, मगर अब दो ब्रेन गनों के निशाने पर था। धक्का देने वाला एक कवि हैकल जापानी था। सफदर से गलती ये हुई कि ऐन दरवाजे के दरमियान खड़ा था। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, इसलिए दूसरे आदमी को आता वो ना दिख सका और मार खा गया। मंगल उसे रस्सी से बांध दो। लड़की का लहजा अचानक सख्त हो गया। आने वाले जापानी का नाम मलंगी था। उसने ब्रेन गन एक तरफ रखी और जेब से रस्सी निकालकर सफदर की तरफ बढ़ा। खबरदार, अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं बेदरी गोली चला दूंगी, लड़की ने घराते हुए कहा। फिर सफदर ब्रेनगन के सामने मजबूर हो गया। उसके दोनों हाथ पुश पर कसकर बांध दिए गए। उसे लेकर रूम नंबर 3 में चलो, लड़की ने मंगी को हुक्म देते हुए कहा, और मंगी ने ब्रेनगन उठाकर सफदर की पुश्त से लगा दी। चलो कमरे से बाहर निकलो। उसकी आवाज़ में तलवार की सी काट थी। सफदर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। फिर मुख्तलिफ राहदारियों और कमरों से गुजरने के बाद एक बड़े कमरे में ले जाया गया। कमरे के दरमियान में एक बड़ी मेज़ पड़ी थी, जिसके इर्द गिर्द चमड़े के तस्मे फिट थे। उसे ब्रेनगन की नाल की मदद से इस मेज़ पर लेटने पर मजबूर कर दिया गया और फिर मंगी ने उसके जिस्म को चमड़े के इन तस्मों से बांध दिया। अब सफदर बेबस था। मंगी, इसका मेकअप साफ करो। मेकअप? मंगी ने हैरत से कहा। हाँ, क्योंकि ये वो नहीं जिसे हमने कैद किया था। इसकी और उसकी घड़ी में फ़र्क है। इससे जाहिर है कि ये मेकअप में है, लड़की ने उसे समझाते हुए कहा। ओके मादाम। वो सोच रहा था कि अब यहाँ से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। चंद ही लम्हे बाद मंगी दोबारा अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एमोनिया की बोतल थी। उसका मुँह साफ करो। और मंगी सीधा सफदर के चेहरे के करीब बढ़ा। फिर एमोनिया से उसका मेकअप साफ कर दिया। अब सफदर अपनी असली शक्ल में मेज़ पर पड़ा था। अब बताओ तुम कौन हो और वो फारूक कहाँ गया? मादाम ने सफदर के करीब आकर पूछा। इससे पहले कि सफदर जवाब देता, कमरे से एक तीर की आवाज़ गूंज उठी। मादाम एक लम्हे के लिए चौंकी, फिर कमरे में लगी हुई एक अलमारी की तरफ तेज़ कदम उठाती हुई बढ़ गई। उसने अलमारी खोलकर एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। सीटी की आवाज़ उस ट्रांसमीटर से आ रही थी। उसने बटन ऑन कर दिया। सीटी की आवाज़ आनी बंद हो गई। अब उसकी बजाय हल्की हल्की जूजों की आवाज़ें आने लगी। हेलो हेलो, मादाम बासाशी स्पीकिंग, उसने 3 दफ़ा दोहराया। मादाम बासाशी, दिस एंड ओवर। आवाज़ भी किसी औरत की थी। उस औरत के लहजे में बिल्ली की सी गराहट थी। बस मादाम, ओवर। बासाशी ने कहा। मादाम बासाशी, इमरान का कोई पता चला? नो मादाम, मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ। मैंने कल उसके एक दोस्त को पकड़ा था, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। अब एक और गिरफ्तार किया है। इस वक्त उसे पूछगछ कर रही हूँ, मादाम बासाशी ने तफसील से बतलाते हुए कहा। जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालो। तुमने इस बार अपने मिशन में कोई काफ़ी देर लगा दी है। ओवर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मादाम, मैं क्या करूं? फ्लैट की तबाही के बाद वो गधे के सर से सींग की तरह गायब है। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे हर कीमत पर जल्द से जल्द उसकी लाश चाहिए। ओके मादाम, मैं बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। ओवर। ओके एंड ऑल। दूसरी तरफ से आवाज़ आनी बंद हो गई। अब ट्रांसमीटर से दोबारा जूजों की आवाज़ें निकलने लगी। बासाशी ने बटन ऑफ कर दिया। फिर ट्रांसमीटर को दोबारा अलमारी में रखकर वो सफदर की तरफ मुड़ी। हाँ, अब बताओ, उसने सफदर से मुखातिब होकर कहा। क्या बताऊँ? सफदर के लहजे में झंझलाहट थी। तुम्हारा नाम क्या है? सईद। फारूक कहाँ है? बासाशी ने पूछा। कौन फारूक? जिसके मेकअप में तुम थे, और उसने अपना नाम तुम्हें फ़ारूक बतलाया था। सफदर ने हैरत में कहा। तो क्या उसका नाम फ़ारूक नहीं? बासाशी ने चौंकते हुए कहा। मादाम बासाशी साहिबा, वो इमरान था, फ़ारूक नहीं। सफदर ने तलक कर बड़े ड्रामाई अंदाज में जवाब दिया और बासाशी यूं ज़ोर से उछली जैसे किसी निपको ने उसे काट लिया हो। क्या मतलब? क्या वो इमरान था? उसकी आवाज़ हैरत की ज़्यादती से फटने के करीब हो रही थी। जी हाँ, वो मेकअप में था। तुम यहाँ कैसे आए? अपने पैरों पर चलकर। सफदर ना जाने क्यों मुतमईन था। शटअप, सीधी तरह तमाम सवालात का जवाब दो वरना खाल उधेड़ दूंगी। बासाशी का चेहरा गुस्से से सुरख हो गया। अगर रोब दे रही हो तो मैं तुम्हें नहीं बतलाता। जो कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ लो। मंगी, चाकू निकालो। मादाम ने मंगी से मुखातिब होकर कहा, जो उसके करीब ही खड़ा था। ओके मादाम, मंगी ने अदब से सर झुकाते हुए कहा। उसने जेब से एक लंबा सा शिकारी चाकू निकाल कर खोल लिया। इसकी बाएं आंख निकाल और मंगी ने शिकारी चाकू की नोक आहिस्ता आहिस्ता सफदर की बाएं आंख की तरफ बढ़ानी शुरू कर दी। सफदर की जिस्म का होंठ सिमट कर उसके चेहरे पर आ गया। उसने अपने आप को छुड़ाने की बेहद कोशिश की, लेकिन चमड़े की मजबूत तस्मे उसे हिलने भी नहीं दे रहे थे। चाकू की नोक लम्हा ब लम्हा उसकी आंख के करीब आती जा रही थी। अब भी वक्त है।
अगर तुम सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हारी आंख बच सकती है। नहीं, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आंख निकाल दो, बासाशी ने कहा। और मंगी ने जिसकी चाकू की नोक सफदर की बाएं आंख के करीब पहुंच चुकी थी, एकदम चाकू को झटका दिया और फिर कमरा एक जोरदार चीख से गूंज उठा। सुबह के 9 बजे का वक्त था। इमरान अपनी असली शक्ल में होटल मालाबार के होटल में बैठा चाय पी रहा था। उससे तीसरी मेज़ पर ब्लैक ज़ीरो भी मौजूद था। इमरान ने मुजरिमों को ट्रेस करने के लिए फैसला किया कि वो आज तमाम दिन आगे पीछे होटल में गर्दी करेगा। चनाचे इस प्रोग्राम के तहत इमरान और ब्लैक ज़ीरो इस होटल में मौजूद थे। ब्लैक ज़ीरो बज़ाहिर अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था, मगर उसकी नज़रें होटल में बने हुए एक एक फ़र्द की निगरानी कर रही थीं। इमरान बड़ी संजीदगी से चाय पीने में मसरूफ़ था। चाय पीने के बाद उसने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और फिर उठकर होटल से बाहर निकल आया। ब्लैक ज़ीरो अपना बिल पहले ही अदा कर चुका था। इमरान के बाहर जाने के बाद वो चंद मिनट तक होटल में मौजूद रहा। उसने देखा कि इमरान के बाहर निकलते ही एक नौजवान फुर्ती से अपनी मेज़ से उठा और होटल से बाहर निकल गया। ब्लैक ज़ीरो भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आया। इस वक्त इमरान की कार होटल के कंपाउंड से बाहर निकल रही थी। वो नौजवान भी पार्किंग शेड में मौजूद एक सुर्ख रंग की कार में सवार हो गया। ब्लैक ज़ीरो ने भी अपनी कार उसके पीछे लगा दी। 2-3 सड़कों पर चक्कर काटने के बाद ब्लैक ज़ीरो को यकीन हो गया कि सुरख कार इमरान का ताक़ुब कर रही है। उसने कार पर लगे हुए ट्रांसमीटर को ऑन किया। हेलो इमरान साहब, सुरख रंग की कार आपका ताक़ुब कर रही है। ये होटल से आपके पीछे लगी थी। ब्लैक ज़ीरो ने इमरान को ताक़ुब से बाखबर करते हुए कहा। मुझे इल्म है ब्लैक ज़ीरो, तुम बस उसका ताक़ुब करते रहो, लेकिन उसे ताक़ुब का इल्म नहीं होना चाहिए। इमरान की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी और ब्लैक ज़ीरो ने ओके कहकर ट्रांसमीटर बंद कर दिया। इमरान की कार इस वक्त शहर की एक मसरूफ़ तीन सड़क पर से गुजर रही थी। सुरख रंग की कार इमरान की कार से 2 कारें छोड़कर पीछे थी और उससे 2 कारें छोड़कर ब्लैक ज़ीरो चल रहा था। इस सड़क से गुजरने के बाद इमरान ने साहिल समंदर की तरफ जाने वाली सड़क पकड़ ली, जहां ट्रैफिक तकरीबन ना होने के बराबर थी। काफ़ी दूर जाकर इमरान ने अचानक अपनी कार साइड सड़क पर रोक ली और खुद उससे बाहर निकलकर खड़ा हो गया। उससे तकरीबन 2 गज़ पीछे सुरख रंग की कार आ रही थी। इमरान सड़क के दरमियान आकर खड़ा हो गया। उसने कार रोकने के लिए हाथ का इशारा किया। सुरख रंग की कार आहिस्ता आहिस्ता होती हुई उसके करीब आकर रुक गई। उससे वही नौजवान चला रहा था जो इमरान के बाद होटल से निकला था। उसने खिड़की से सर निकाल कर पूछा, फरमाइए, आपके पास नमकदानी होगी? जी, नौजवान ने बोक खुलाकर कहा। कमाल है, आप कार रख सकते हैं मगर नमकदानी नहीं रख सकते। और नौजवान हैरत की ज़्यादती से खामोश हो गया। इतने में ब्लैक ज़ीरो की कार भी उनके करीब आकर रुक गई। ब्लैक ज़ीरो कार से उतरकर उस नौजवान की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचा, इमरान ने उसे इशारा किया। उसने जेब से रिवाल्वर निकाल कर उसकी कनपटी से लगा दी। शराफत से बाहर निकला हो वरना अभी सर में सुराख हो जाएगा, ब्लैक ज़ीरो गराया। और फिर नौजवान और कोई चारा ना देकर खामोशी से कार से बाहर निकलाया। लेकिन अभी वो 2 कदम भी नहीं चला होगा कि पीछे से एक स्याह रंग की कार तेज़ रफ्तारी के साथ भागती हुई आई। लम्हा बलम्हा इनके करीब आ गई। जब सबसे पहले इमरान ने खतरा महसूस किया। ताहिर बचो खतरा, इमरान ने चीखते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो नौजवान को लेकर अपनी कार की तरफ भागा। लेकिन इतने में कार उनके करीब से गुजरी। उसमें से ब्रेन गन का बस्ट मारा गया। ब्लैक ज़ीरो उसे छोड़कर सड़क के नशेब में छलांग लगा चुका था, इसलिए वो तो बार पर बच गया। अलबत्ता एक गोली ने उसके बाएं पुंडली पर हल्की सी हराश ज़रूर डाल दी थी, लेकिन वो नौजवान राह रात गोलियों की जद में आ गए, इसलिए वो भूना गया। इमरान जो पहले ही अपनी कार की आड़ ले चुका था, उसने स्याह रंग की कार के पीछे नायर पर रिवाल्वर से गोली चला दी, मगर निशाना सही नहीं लगा क्योंकि कार काफ़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। इमरान ने फुर्ती से अपनी कार का दरवाज़ा खोला और फिर दूसरे लम्हे उसकी कार भी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से स्याह रंग की कार के पीछे दौड़ रही थी। ब्लैक ज़ीरो ने इमरान की पैरवी की और उसकी कार भी इमरान के पीछे लग गई। अब तीनों कारें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थी। इमरान ने अपनी कार का फासला स्याह रंग की कार से बहुत ज़्यादा रखा क्योंकि उसे इल्म था कि उनके पास ब्रेन गन है, हो सकता है राइफल भी हो। बहरहाल वो उसका ताक़ुब करना चाहता था। स्याह कार मुख्तलिफ सड़कों पर से होते हुई शहर में दाखिल हो गई। इमरान ने अब अपनी कार की रफ्तार तेज़ कर दी क्योंकि शहर में ज़्यादा फासला रखकर वो उस कार को हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। स्याह रंग की कार अचानक होटल मालाबार के कंपाउंड में घुस गई। इमरान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसने भी अपनी कार होटल मालाबार के कंपाउंड में मोड़ दी। उसने अपनी कार एन इस स्याह कार के करीब जाकर खड़ी की। कंपाउंड में दाखिल होते ही उसे इस स्याह कार से 2 जापानी उतरते नजर आए। जिस वक्त इमरान की कार रुकी, इस वक्त वो दोनों जापानी होटल के मेन गेट के करीब पहुंच चुके थे। इमरान कार से उतरा और तेज कदम उठाता हुआ वो उनके पीछे चल पड़ा। ब्लैक ज़ीरो की कार भी कंपाउंड में दाखिल हो चुकी थी। ब्लैक ज़ीरो इस दौरान रेडीमेड मेकअप कर चुका था, यानी घनी मूंछें उसने होंठों पर चिपकाई थी। इमरान जब हाल में दाखिल हुआ तो उनमें से एक जापानी काउंटर पर खड़ा किसी को टेलीफोन करने में मसरूफ़ था, दूसरा एक टेबल पर बैठा हुआ था। इमरान तेज कदम उठाता हुआ सीधा उस मेज़ की तरफ बढ़ा जहां वो जापानी बैठा था। क्या मैं जहां बैठ सकता हूं? जापानी ने एक नज़र बगौर इमरान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ज़रूर, तशरीफ़ रखें।
आपके लिए ही तो इस होटल में आए हैं। इमरान कुर्सी पर बैठ गया। मेरे लिए आप इतने बड़े बड़े होटल में क्यों आए हैं? मैं तो तंदूर पर भी बैठ सकता हूँ और खाना खाने का आदी हूँ। इमरान ने भी हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। इतने में दूसरा जापानी भी टेलीफोन से फारिग होकर मेज़ की तरफ आ गया। वो इमरान को वहाँ बैठा देखकर एक लम्हे के लिए ठटक गया, फिर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। आप बड़े दीदा दलेर हैं, पहले जापानी ने इमरान को कहा। शुक्रिया, आपकी ज़रा नवाजी है। वैसे आपके तो दीदेपन से अजीब सी झंझलाहट झलक रही है, इमरान ने जापानी को कहा। अचानक पास बैठे जापानी ने जेब से रिवाल्वर निकाल कर उसकी नाल इमरान की तरफ कर दी। रिवाल्वर बिल्कुल छोटा सा था। दूसरे उसके दस्ते पर रोमाल लिपटा हुआ था जो किसी की पहली नज़र में नहीं आ सकता था। मिस्टर इमरान, अब आप शराफत से उठकर होटल से बाहर चलिए। दूसरा जापानी जो इंतहाई संजीदा मालूम हो रहा था उसने इमरान को कहा। आपको जिसने भी इमरान के मुतालिक बताया है गलत बताया है। आप इस रिवाल्वर से इमरान को डराने चले हैं। इमरान को भी गुस्सा आ गया। ब्लैक जीरो ने भी जापानी को रिवाल्वर निकालते देख लिया था, लेकिन वो खामोश अपनी सीट पर बैठा हुआ था। बहरहाल आप खामोशी से होटल से बाहर निकल चलिए। अब दूसरे जापानी के हाथ में भी रिवाल्वर नज़र आ रहा था। चलिए साहब, 2 मुलाजमाओं में मुर्गी हराम तो हो ही जाती है, इमरान ने उठते हुए कहा। और फिर इमरान आगे और वो दोनों जापानी रिवाल्वरों की जेबों के अंदर पकड़े हुए इसके पीछे पीछे चलते हुए होटल से बाहर निकल आए। इस कार में बैठ जाइए, एक जापानी ने उसे स्याह कार की पिछली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। इमरान खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गया। दूसरे जापानी ने ड्राइविंग सीट संभाली और फिर कार होटल के कंपाउंड से बाहर निकल आई। क्यों दोस्त, तुम में से कौन कौन शादीशुदा है? इमरान ने दोनों से कहा। कोई भी नहीं, ड्राइवर ने जवाब दिया। और फिर तो ठीक है, वरना मुझे तो खतरा पैदा हो गया था। क्या खतरा? उसके साथ बैठे हुए जापानी ने कहा जो हाथ में रिवाल्वर लिए बैठा था। यही कि इमरान ने इसी कान की तरफ झुकते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसका रिवाल्वर इमरान के हाथ में था। इमरान ने रिवाल्वर की नाल जापानी के पहलू से लगा दी। आगे बैठे हुए जापानी को मालूम भी नहीं हो सका कि इतनी खामोशी से हालात बदल जाएंगे। एक मोड़ पर जैसे ही कार आहिस्ता हुई, अचानक वो जापानी कार का दरवाज़ा फुर्ती से खोलकर नीचे कूद गया। ड्राइवर ने इख्तियारी तौर पर ब्रेक लगा दी। चलो दोस्त, तुम तो चलो, इमरान ने रिवाल्वर उसकी पुश्त से लगाते हुए कहा। मगर ये सब कुछ कैसे हो गया? जापानी ने हैरत से कहा। तुम चलो वरना गोली मार दूंगा, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। जापानी ने गाड़ी चला दी। अब उसकी रफ्तार इंतहाई तेज़ थी। इमरान उसे हिदायत देता जा रहा था। मिस्टर इमरान, मेरे साथ तुम भी मरने को तैयार हो जाओ। अचानक जापानी ने भराई हुई आवाज़ में कहा। क्या मतलब? इमरान ने हैरत से कहा, लेकिन फिर यह देखकर उसकी आंखें फट गईं कि कार सड़क से उतरकर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से एक इमारत की तंगी जंगी दीवार की तरफ दौड़ रही थी। दूसरे लम्हे कार दीवार के करीब पहुंचे। इब टकराव में चंद लम्हे रह गए। एक लम्हा, दूसरा लम्हा, तीसरा लम्हा और फिर कार एक ज़बरदस्त धमाके से दीवार से टकरा गई। टकराव इतना ज़ोरदार था कि कार बिल्कुल इस तरह पिचक गई जैसे गुब्बारे से हवा निकाल दी जाए। जूलिया वर्किंग गाउन पहने एक मशीन के सामने बैठी थी। जिस हाल में वो काम कर रही थी वहाँ चारों तरफ छोटी बड़ी मशीनें, बेशुमार मशीनें काम कर रही थी। जूलिया को ये देखकर हैरत हुई कि तकरीबन आधी से ज़्यादा मशीनों को लड़कियां ऑपरेट कर रही थी। जूलिया पिछले 2 दिनों से जहां ड्यूटी दे रही थी उसकी ड्यूटी बेहद आसान थी। जिस मशीन पर उसे बिठाया गया वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक थी। उसका काम सिर्फ इतना था कि वो हर 1 घंटे के बाद मशीन पर लगे हुए डायल की रीडिंग एक नोटबुक पर दर्ज करती जाए। जूलिया को इन दोनों के दरमियान बेहद कोशिश करने के बावजूद भी किसी पुरस्रार नकलो हरकत का एहसास ना हो सका। उसने सिर्फ इतना सुना था कि पिछले दिनों यहाँ 3 नकाबपोशों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक पहरेदार की ब्रेनगन की नज़र हो गया। दूसरे ने पुरस्रार तौर पर खुदकुशी कर ली। तीसरा, जो एक पहरेदार की वर्दी पहने हुए था, किसने पूछ-कूछ से पहले उसे गोली मार दी। गोली मारने वाले को बेहद तलाश किया गया, लेकिन कोई पता ना चला। जूलिया की इन दिनों में सिर्फ एक ही दोस्त बनी थी। उसके पास मशीन पर काम करने वाली कदरे जापानी हदोहाल वाली लड़की रुबैका बड़ी होशियार और हंसमुख लड़की थी। जूलिया, आओ कैंटीन में चाय पीकर आए। ड्यूटी ऑफ होते ही रुबैका ने उसे दावत देते हुए कहा और जूलिया ने इस दावत को कबूल कर लिया। जूलिया को जनरल मैनेजर के एक स्पेशल आर्डर से घूमने फिरने की मुकम्मल आज़ादी दे दी गई, जिसकी वजह से ड्यूटी के बाद जूलिया आज़ाद थी। वो इम्तिहानों में जहाँ चाहे आ जा सकती थी। चनाचे रिबेका और वो दोनों कैंटीन में चाय पीने चली गईं। आपके जनरल मैनेजर से वाक़फ़ियत बहुत गहरी मालूम होती है, रिबेका ने हंसते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जूलिया ने टालते हुए कहा। आप कब से यहाँ काम कर रही हैं? जूलिया ने मौजू बदलने के लिए रुबैका से कहा। पिछले 2 साल से, रुबैका ने इत्मीनान से जवाब दिया। इसका मतलब है कि आपको यहाँ काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। जूलिया ने हैरत से कहा। जी हाँ, अब कल परसों तक मेरी तरक्की होने वाली है और मैं खुफिया शोबे में ही जाऊँगी। रुबैका ने उसे बताया। खुफिया शोबा क्या है? जहाँ खुफिया शोबे के मुतालिक कुछ बतलाना जुर्म है, आपको
खुद ब खुद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। रुबैका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, जूलिया ने कहा और फिर चाय पीने में मशगूल हो गए। इस तरह चाय पीने के दौरान उनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होती रही। फिर दोनों उठकर अपने अपने कमरों की तरफ चल दी। जूलिया अपने कमरे में आई, उसने वर्किंग गाउन उतार कर दूसरे कपड़े पहने और फिर बिस्तर पर लेट गई। अचानक उसे ख्याल आया कि रुबैका से पता किया जाए कि आया वो कल हमारे शोबे में काम करेगी या कल से ही खुफिया शोबे में चली जाएगी। पहले उसने सोचा कि टेलीफ़ोन करके पूछ ले, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं रुबैका सो ना गई हो, मैं चलकर खुद देख लेती हूँ। अगर सो चुकी होगी तो फिर ना पूछूंगी, वरना घंटा 2 घंटा गपशप हो जाएगी। वो कमरे से बाहर निकली, उसने कमरे को बंद किया, फिर रुबैका के कमरे की तरफ चल पड़ी। रुबैका का कमरा एक और राहदारी में था, इसलिए उस कमरे तक पहुँचने के लिए 10 मिनट लग गए। रुबैका के कमरे का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे को हाथ से दबाया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये देखने के लिए रुबैका सो चुकी है या नहीं, उसने लाख से आंख लगाकर अंदर देखा तो वो ये देखकर चौंक उठी कि रुबैका अपने हाथ की अंगूठी को मुंह से लगाए आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही है। उसके बोलने के अंदाज से वो कदरे खटक सी गई। उसने एक लम्हे के लिए राहदारी में देखा, राहदारी हाली थी। उसने कान की होल से लगा लिए। उसके कानों में हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। रुबैका कह रही थी, यस मादाम, बासाशी स्पीकिंग ओवर। और ये सुनकर जूलिया को यकीन हो गया कि रुबैका बासाशी ट्रांसमीटर पर किसी से बातें कर रही है। उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी दरअसल अंगूठी नहीं बल्कि हल्के जदीद किस्म का ट्रांसमीटर था। कुदरत ने इत्तफाकन उसे ये मौका दे दिया कि जो वो कभी ख्वाब में भी नहीं तसव्वुर कर सकती थी कि रुबैका भी मुजरिम हो सकती है। यस मादाम, अभी तक मुझ पर किसी ने शक नहीं किया और इत्तफाक से मैंने जिस लड़की का रूप धारा है वो सबसे सीनियर और बाएतमाद थी। ओवर। फिर वो अंगूठी को कान से लगाकर सुनती रही और फिर बोली, यस, मैं कल सीक्रेट डिपार्टमेंट में तब्दील हो जाऊंगी और वहीं हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा। यस, मुझे उम्मीद है कि परसों आपको खुशखबरी सुना दूंगी मादाम। ओवर। जूलिया ने अंदाज़ा लगा लिया कि दूसरी तरफ भी कोई औरत ही है इस बार, इसलिए रुबैका उसे बार बार मादाम के नाम से पुकार रही है। अचानक जूलिया ने महसूस किया कि कोई शख्स आ रहा है। उसने फुर्ती से कान हटाकर दरवाज़ा पर दस्तक दी। तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने वाली खुद रुबैका थी और वो उसके कमरे में दाखिल हो गई। कैप्टन शील आधी रात से शहजाद कॉलोनी की कोठी के बाहर एक दरख्त पर छुपा हुआ था। तकरीबन 12 बजे के करीब एक्सट्रो ने उसे फ़ोन करके हुक्म दिया था कि फ़ौरन शहजाद कॉलोनी चला जाए और कोठी नंबर 126 की निगरानी करे। किसी किस्म की पुलिस नकलो हरकत पर नज़र रखना उसकी ड्यूटी में शामिल है। इसके अलावा एक्सट्रो ने भी उसे बताया था कि माजूर के सफदर मेकअप में इस कोठी के एक तहाने में बंद है। हो सकता है कि मुझे मुझसे पूछ करें या उस पर सख्ती करें, तो वो हालात ना देखकर इस कोठी में दाखिले की भी इजाज़त है और उसके बाद वो मौका मुनासिबत से जो मुनासिब समझे कर ले। चनाचा इस नागहानी हुक्म के बाद वो रात फिर से जहाँ बैठा हुआ था, ये वही कोठी थी जिसकी निशानदेही उसने एक्सटू को की थी, लेकिन कोठी बिल्कुल तारीक और सुनसान पड़ी थी। इसमें ज़िंदगी के कतई कोई आसार नहीं थे। पहले कैप्टन शील ने सोचा कि कोठी के अंदर दाखिल होकर मालूमात करे, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर वो रुक गया। चनाचे वो बाहर ही दरख्त पर बैठा रहा तकरीबन 4 बजे के करीब, जबकि अभी तारीकी पूरी तरह छटी नहीं थी। एक कार रुकी, कार की लाइटें भी बंद थी, इसलिए वो देख ना सका कार के अंदर कितने अफराद हैं। कार कोठी के फाटक पर आकर रुक गई। कार में से एक शख्स उतरा। वो चंद लम्हे फाटक के करीब रुका रहा। फिर कैप्टन शील ने देखा कि वो फाटक खोल रहा है। फाटक खोलने के बाद वो एक तरफ खड़ा हो गया। कार फाटक के अंदर चली गई। उस शख्स ने फाटक दोबारा बंद कर दिया, लेकिन कैप्टन शील ने सोचा कि अब सफदर के मुतालिक ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मुनासिब है कि कोठी के अंदर दाखिल हुआ जाए, क्योंकि ना जाने कब सफदर को उसकी ज़रूरत पड़ जाए। वो दरख्त से उतरा और फिर कोठी की पुश्त की तरफ चला आया। कोठी की पुश्त की दीवार के साथ ही इत्तफाक से एक तवील और घना दरख्त मौजूद था, जिसकी मदद से दीवार पर चढ़ गया। दीवार फांद कर वो पाए बाग में रेंगता हुआ इमारत की पुश्त पर आ गया। पहले उसने सोचा कि इमारत के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन फिर उसने ये ख्याल बदल दिया और अब वो एक पानी के पाइप के जरिए इमारत की छत पर चढ़ गया। रोशनी फैल चुकी थी। छत पर वो रेंगता हुआ सीढ़ियों वाले दरवाजे के करीब पहुंचा और फिर सीढ़ियों से होता हुआ गैलरी में दाखिल हो गया। ये एक ऐसी गैलरी थी जिसमें बहुत से कमरों के रोशनदान पड़ने लगे। एक रोशनदान से कैप्टन शील के मतलब की चीज़ नज़र आ गई। उसने देखा कि किसी शख्स को एक मेज़ पर तस्मों से बांधा गया है। कैप्टन शील ने अंदाज़ा लगाया कि यही सफदर होगा, क्योंकि एक्सलो ने बतलाया था कि उसका मेकअप में है। और फिर थोड़ी देर बाद उसका शक यकीन में बदल गया जब उसने देखा कि एक शख्स के मेकअप को साफ़ किया गया तो वो वाकई सफदर था। कैप्टन शील बड़ी खामोशी से ये तमाम कार्रवाई देख रहा था। फिर उस पर होने वाली तमाम गुफ्तगू भी सुनी और उसे ये सुनकर बेहद हैरत हुई कि वो लड़की अपने आप को बासाशी के नाम से पुकार रही थी। वो सोच रहा था कि बासाशी का लफ्ज़ उसने पहले कहीं सुना हुआ था, इस वक्त उसे याद नहीं आ रहा था। फिर ये देखकर वो चौकन्ना हो गया कि बासाशी के गुर्गे का चाकू लम्हा ब लम्हा सफदर की आंख के करीब बढ़ा
जा रहा था। उसने फुर्ती से रिवॉल्वर जेब से निकालकर हाथ में ले लिया। रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ था। चाकू की नोक सफदर की आंख के और करीब हो गई। कैप्टन शील ने सोचा, शायद बासाशी सफदर को खौफजदा करके कुछ उगलवाना चाहती है, इसलिए ये चाकू की सिर्फ धमकी है। यही सोचकर वो अभी तक अपने आप को संभाले हुए था।